प्रफुल्ल सर, जो बात अभी डॉक्टर संजय कह रहे थे रणनीतिक भूल की, नीतीश कुमार की सरकार में काम हुआ, लेकिन क्या नीतीश कुमार की सरकार में पलायन नहीं रुका, रोजगार की जो समस्या रही वो रेगुलर बनी रही, औद्योगिकरण की तरफ कोई काम नहीं हुआ? क्या केवल सड़कें बनवा देना, बिजली की आपूर्ति कर देना, क्या यही विकास है? विकास की परिभाषा में इतना ही आता है? 20 साल का समय क्या कम होता है कि आप अपनी सोच को इस दिशा में आगे बढ़ा पाते? 20 साल आपको सिर्फ सड़कें बनवाने और बिजली की आपूर्ति करने में लग गए। जी, सभी को नमस्कार। डॉक्टर संजय एक हिसाब से ठीक कह रहे थे। असल में नीतीश कुमार जी के साथ मामला कुछ ऐसा है कि नीतीश कुमार तो लगातार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके जो इमेजेस हैं, गवर्नमेंट के जो इमेजेस हैं, वो कंटिन्यूटी में नहीं है। वो कई बार लगता है कि ये एक अद्भुत कंपोजिशन है उनका कि चीफ मिनिस्टर अपने आप में कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में है, लेकिन उनके गवर्नमेंट की इमेज जो है वो इन कंटिन्यूएशन नहीं है। इसका कारण यह है कि इधर उधर जो होते रहे हैं तो उनकी जो भी कमजोरियां रही हैं उसका श्रेय वो हर किसी को बांटते रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थिति उत्पन्न होती है वो वही बिहार की राजनीतिक स्थिति उत्पन्न है। काम और होना चाहिए था। इससे यह बात भी साबित होती है कि जिंदगी लंबी नहीं, मजबूत होनी चाहिए, महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वो जो एक डायलॉग है ना, विनय सर जानते हैं बेहतर, बाबू मोसाए, जिंदगी लंबी नहीं, यानी कि टेन्योर का लंबा होना आपके प्रोडक्टिव होने का कारण या आधार नहीं माना सकता है। अस्थाई गवर्नमेंट का मतलब, अस्थाई सरकार का मतलब यह नहीं होता कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अस्थाई रहें। सरकार की उसका अस्थायित्व जो है वह उसकी नीतियों से होता है। देखिए, बिहार में जब झारखंड अलग हुआ, बार बार इस बात को समझे जाने की जरूरत है और कहे जाने को भी, जब झारखंड अलग हुआ उस समय लालू प्रसाद यादव जी थे बिहार के मुख्यमंत्री, और अटल जी के समय में हुआ। तो जो इसका जो रेवेन्यू लॉस हुआ अचानक, उसकी भरपाई नहीं हो पाई, और अपने इस इलाके में औद्योगिक विकास का ढांचा उस ढंग से खड़ा नहीं हो सका। ठीक है कि बिहार में अभी का जो बिहार है उसमें उस स्तर के भिलाई की तरह, बोकारो स्टील सिटी की तरह इस तरह के औद्योगिक ढांचे नहीं खड़े किए जा सकते थे, लेकिन इसका जो भी मॉडल हो सकता था उस पर काम ही नहीं किया गया। मैंने जब से होश संभाला है तब से अशोक पेपर मिल की बात हर बार उठती है। चीनी मिल की बात उठती है। मुझे नहीं पता इसमें बिहार में गन्ने की खेती का क्या स्तर है, कितना गन्ने की खेती हो रही है, कृषि विशेषज्ञ बताएंगे। लेकिन चीनी मिल की जरूरत तो थी जब इसमें मैं था। तो एक चीज जो है सो एक विकास का एक इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। अगर उसका एक जगह से लिंक अगर टूट गया तो दूसरी जगह का लिंक को भी प्रभावित करता है। इस 20 साल में बिहार में बहुत कुछ किया जाना चाहिए था। एजुकेशन हब के रूप में विकसित होना चाहिए था। बिहार में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसका लाभ लेने के लिए भारत के दूसरे कोने से लोग बिहार आए। न शिक्षा के लिए, न चिकित्सा के लिए, न किसी और कारण से कि वो बिहार में आएंगे तो यही वो बात उनको यहीं पर मिलेगी। तो एक्सक्लूसिवनेस का जो अपना, इसको आप लोग बोलते हैं यूएसपी बोला जाता है, यूनिक सेल पॉइंट। तो हमारा आखिर यूएसपी क्या है? किस चीज के लिए लोग बिहार में हैं? और बिहार के लोग बराबर बाहर जाते हैं, क्योंकि उद्योग नहीं है। तो यहाँ का अगर आप देखेंगे तो जो ये सेक्टर है, रियल सेक्टर है, मकान बिल्डिंग आदि का जो सेक्टर है जहां बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते हैं, वो सेक्टर भी खाली है। जोत छोटी छोटी है, तो छोटी जोत में भी अगर किसान वहां बटाईदार है, बटाईदार को हक नहीं मिलता, इसकी जमीन है वो खेती नहीं करता है, इसकी खेती है वो जमीन, उसके पास जमीन नहीं है। और जो छोटे मोटे उद्योग विकसित किए जाने चाहिए थे, उसके जो चेन लगना चाहिए था, उसकी मार्केटिंग जिस ढंग से होनी चाहिए थी, लोकल मार्केटिंग, उसके कंजम्पशन के जो इंतजाम किए जाने थे, ये सब नहीं हुए।
नीतीश कुमार जी के पहले दौर में हुआ, लेकिन सेकेंड दौर के बाद से चीजें एकदम डिरेल्ड हो गई और वो नहीं हो सका। इसमें बड़े औद्योगिक या पूंजीपति लोगों का भी अपना हित है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो ऐसे में क्या करते, और नीतीश कुमार जी तो अपनी कुर्सी के पाए को ही दोनों हाथ से पकड़े रह गए। तो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, इसमें तो कोई संदेह नहीं। फिर भी दोषी नीतीश कुमार नहीं है। बिहार के लोग नजर में दोषी नीतीश कुमार नहीं है। जैसे होता है ना, कोई कहता है कि दोषी मेरा लड़का नहीं है, संगत गलत पकड़ लिया, गलत संगत के कारण उसका ठीक है। भाजपा की जो संगत है, उस संगत का नुकसान नीतीश कुमार अगर उठाते हैं या उठाएंगे, ये तो अभी दिखेगा। बहरहाल जो सवाल है वापस से आकर के फिर वो वही खड़ा होता है। विजय सिन्हा कल से जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, ये दिखाया जा रहा है कि राज्य का उप मुख्यमंत्री एक गांव में घुसता है, उसका विरोध होता है, फिर वो आरजेडी पे आरोप लगाता है, उनके नेताओं पे आरोप लगाता है कि हमें ऐसे किया गया, वैसे किया गया, गोली चलाने का आदेश चाहिए उसको। सुरक्षा कर्मी जो उसके हैं वो परमानेंट ये ऑर्डर के साथ उनकी सुरक्षा में रहें कि जब भी जरूरत पड़े, जब भी कोई विजय सिन्हा का विरोध करे, उसको गोली मार दें। तो ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर दिख रही है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं। तो अब 20 साल से सत्ता के हिस्सेदार रहकर के भी जंगल राज की बात उठाना और उनका अपने उप मुख्यमंत्री का इस तरीके से गिड़गिड़ाना कितना सशक्त सरकार दिखा रहा है, वो भी एक सवाल है। विनय सर, मुझे ये लगता है, राम प्रकाश सर, मुझे ये लगता है कि विजय सिन्हा सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी बात को उनका डीएम ही कंफर्म नहीं कर रहा है, उनका प्रशासन तंत्र ही कंफर्म नहीं कर रहा है। तो न सिर्फ पार्टी बटी है बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी एक प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पुलिस को कायर बता रहे हैं, एसएसपी को बोल रहे हैं, तो वो यहीं से राजनीतिक फांक दिखता है ना साफ साफ। विनय सर, प्रफुल्ल सर, संजय सर ने गुजरात का जिक्र कर दिया, मैं गुजरात पर सवाल लेता हूं। कल हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बूथ देखे जहां पर बूथ के अंदर पुलिस की मौजूदगी रही, लोगों ने उसका खूब विरोध किया कि आखिर पुलिस का यहाँ क्या काम है। हमने पहले से ही लगातार देख रहे थे जब ड्यूटी लग रही थी। ऑब्जर्वर गुजरात से, गुजरात पुलिस की ड्यूटी बिहार के चुनाव में लग रही है। ऐसे में कितना भरोसेमंद मान लिया जाए? क्या जो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसके पीछे इस सिस्टम का भी काम है, इस सिस्टम का भी खेल माना जाए? जी बिल्कुल, सिस्टम का खेल तो होगा। बूथ के अंदर में किसी भी आर्म फोर्स को या किसी भी फोर्स को वर्दीधारी को जाने की अनुमति नहीं रहती है जब तक कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्हें स्पेशल विशेष परिस्थितियों में बुलाए नहीं। यही प्रोटोकॉल होता है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी खास परिस्थिति में उन्हें कॉल करता है, बुलाता है, खास करके तब जब किसी भी जो फर्जी मतदाता साबित होने पर चैलेंज किया जाता है पोलिंग एजेंट के द्वारा और वो साबित होता है कि ये फर्जी मतदाता है, तो उनकी कस्टडी में लेने के लिए उनको बुलाया जाता है। वरना वो गेट के बाहर ही खड़े होकर के सिर्फ पूछते हैं कि परसेंटेज क्या गिरा है, प्रिजाइडिंग उनको चिट पर लिख कर दे देता है या बता देता। इसको आज वो मोबाइल के माध्यम से ट्रांसमिट करते हैं फर्दर। तो बूथ के अंदर पुलिस क्या कर रही थी अपने आप में एक सवाल है। वो भी गुजरात पुलिस, देखिए ये सारी चीजों को ये ध्वस्त कर देंगे। हमारे संविधान में इस पर, हमारे कानून व्यवस्था में, हमारे चुनाव आयोग के को नियंत्रणकारी जो कानून है उसमें कहीं इस बात के लिए मनाही नहीं है कि एक राज्य की पुलिस की मदद नहीं ली जा सकती है दूसरे राज्य के चुनाव में, लेकिन वह विशेष परिस्थिति में ली जा सकती है, ली जाती रही है। असम में एक बार कोशिश की गई थी और यह कोई राज्य सरकार के लिए और किसी भी के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। और बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है। हाँ, यह अलग बात है कि दोनों इंजन के फ्यूल अलग अलग हैं। जनता दल यूनाइटेड जो फ्यूल से उसकी इंजन चलती है, उसी फ्यूल से भारतीय जनता पार्टी की इंजन नहीं चलती है। तो दोनों में अलग अलग है। लेकिन आपकी सरकार है, आपको इस पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आपको बिहार के लोगों पर भरोसा नहीं है, बिहार की पुलिस पर भरोसा नहीं है, और सुरक्षा के लिए तो केंद्रीय बल आते हैं
ऑब्जर्वर जितने होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वे सब तो विभिन्न राज्यों से आते ही हैं। अपने राज्य का कोई भी आईएएस अधिकारी जनरली ऑब्जर्वर नहीं होता है, वो बाहर से आते हैं। और अभी तो चुनाव में 7 देशों के लोग आए हुए थे, 14 प्रतिनिधि आए हुए थे, फ्रांस वगैरह वगैरह सब, फ्रांस के, फिलीपींस के और भी 7 देशों के लोग आए हुए थे जो बिहार चुनाव को ऑब्जर्व कर रहे थे। और उनकी रिपोर्ट अधिक महत्वपूर्ण होगी, क्या है कि इनका हमारे जो अपने चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त जो ऑब्जर्वर हैं या माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, ये लोग तो जो रिपोर्ट देंगे वो चुनाव आयोग को देंगे। और वो जो इलेक्शन प्रोसेस का वर्ल्ड वाइड जो उसका जो विजिटर्स प्रोग्राम के तहत जो लोग आते हैं, उनके रिपोर्ट का असर भारत के लोकतांत्रिक गुणवत्ता के निर्धारण में भी होता है। तो वो आए हो कर रहे हैं। तो मामला ये है कि आपने जो कहा कि वो नहीं करेंगे, ये वहां पर थे और इतने सारे अधिकारी अगर खास प्रदेश से लाए गए हैं, जबकि पूरे देश में ये हवा चल रही है कि गुजरात की लॉबी इसको चला रहा है। और इसमें क्या दो मत है, सारे कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट निकाल के देखिए ना, कि पुल तो गिरे हमारे, पैसा गया हमारा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कौन था? एयरपोर्ट बनाया आपने और साइकिल स्टैंड का कॉन्ट्रैक्ट मिला किसी और को। जमीन ली गई हमारी उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, मंदिर के आसपास, और बाकी तमाम जमीनों को आपने बुक कर लिया, आपको ठेका मिल गया आपको। तो ये हमने तो बहुत पहले ही 2002 में ही अपने लेख में लिखा था। अब उसकी चर्चा क्या करूं कि ये जो है सो गुजरात का उपनिवेश का भारत को बना देंगे। इस तरह की आंतरिक उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति हमारे यहाँ रही है। उसके 2 चैप्टर हैं, एक जातिगत आधार पर, दूसरा भौगोलिक आधार पर। पूरे बंगाल का प्रभाव पूरे नॉर्थ ईस्ट पर था, असम, भुवनेश्वर, उड़ीसा तमाम को लेकर के उधर आंध्र प्रदेश तक था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का था, इसी प्रकार जिसको बॉम्बे नागपुर बोलते हैं, जोन बीएनआर, उसका था। मद्रास प्रेसिडेंसी का विस्तार था। आजादी के समय ही ये बात कही गई कि नहीं, ये नीति नहीं चलेगी, इसको बदलना होगा। तो एक तो भौगोलिक आधार पर भी था और जाति के आधार पर भी था, वर्चस्व के आधार पर। तो ये जो नई किस्म की जो नई आर्थिक नीति के साथ जो गुजरात मॉडल लेकर के आए, वो और कुछ नहीं, गुजराती वर्चस्व के, उसके उपनिवेश के प्रसार का ही उपक्रम था, और आज फलीभूत है, लोग देख रहे हैं जी।